गुड मॉर्निंग दोस्तों, ध्यान एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपको इस समय सुनने को ये मिल रहा होगा कि हमारे नेपाल की वैकेंसियाँ आ गई हैं। आई तो नहीं, लेकिन हाँ, इसके बारे में हमको जानकारी जरूर मिल गई है कि हाँ, आने वाले समय में नेपाल की वैकेंसी लगभग 5000 के एवं आने वाली है। तो दोस्तों, नेपाल की वैकेंसी के लिए मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग से ही कि आपको जो है इम्पॉर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपके नेपाल में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड शब्दों का हम लोग गहन अध्ययन कर रहे हैं। और दोस्तों, हम लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको घर बैठे इस सुविधाओं का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैं आपको सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन जीएस के अंतर्गत मैं बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं, और इन्हीं सब्जेक्टों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको पिछली क्लास में इतिहास का वीडियो मैंने दिया था आपको। तो दोस्तों, उसी के आगे समझते इतिहास का जो दूसरा पार्ट है। हमने शायद पिछला वाली क्लास में, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि इतिहास क्या है, इतिहास का उद्भव कैसे हुआ, इतिहास को विभिन्न भाषाओं में क्या किस किस नाम से जानते हैं, और हमारे जो भारतीय इतिहास है इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है। तो मित्रों, मैंने आपको बताया था कि इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है। तो ये जानकारी हमको मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता से, और यहीं से हमारे इतिहास की शुरुआत हो जाती है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप मेरा जो है पहला वीडियो इतिहास का उसको आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये वाले वीडियो को समझने में काफी ज्यादा सरलता महसूस होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। इतिहास का आगे वाला पार्ट देखते हैं थोड़ा सा, और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था सिंधु घाटी सभ्यता, यहां तक शायद हो चुका है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सभ्यता के बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई हैं कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, किस वजह से पड़ा। और आपको एक चीज और बता दूं, पिछली वाली वीडियो मैंने ये भी बताया था कि हमारे भारत में जिन मनुष्यों का संसार मिला था वो कहां पर मिला था, वो मिला था हमारा सिंधु नदी के किनारे मिला था। और पिछले वाले वीडियो में इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के आगे का पार्ट समझते हैं, और इसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे, तो इसकी हम लोग भूमिका बना लेते हैं, और फिर भूमिका बनाते हुए धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, या हम कह सकते हैं इसका नामकरण, या हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। तो इन सारी चीजों को भी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न नाम है, कौन कौन से नाम है, तो इनको अभी हम लोग समझते हैं। लेकिन हम लोग एक प्रकार से भूमिका बना लेते हैं कि हमको और क्या क्या इस टॉपिक में समझना है। तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। बात आएगी हमारे नामकरण के बाद आ जाएगी बात सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। इस सभ्यता की खोज किसने की थी, कौन कौन से व्यक्ति इससे संबंधित थे, तो इसको भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। आगे बात आती है इसके निर्माता की, कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, या इनका उद्भव कैसे हुआ। जिस प्रकार हम लोग समझते हैं कि वैदिक काल के निर्माता कौन है, तो वैदिक काल के निर्माता हम लोग को पता है कि आर्य है। तो इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के भी निर्माता रहे होंगे, कौन कौन से हैं, तो इनको भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, कि ये हमारी जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विस्तार कितना है। तो इन सारी चीजों को भी हम लोग इसके माध्यम से समझेंगे। बाद में बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन, धार्मिक जीवन, और एट लास्ट टाइम में आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। और यही से हमारा पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा इस टॉपिक का।
दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वाला टॉपिक काफी बड़ा है और एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन भी से सिलेबस से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से समझेंगे, तभी हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो पाएगा। इसलिए इसको अब हम लोग 2 वीडियो में ही समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की, कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं और किस किस नाम से इसको पुकारा जाता है या कहा जाता है। तो आपको बता दें, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इसके भी विभिन्न नाम हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इस साइड में, इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नाम तो हमको पता ही है कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है आपका कांस्य युगीन सभ्यता। और आपका अगला नाम जो आ रहा है वो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है आपका जो इसका अगला नाम है वो है हमारा जो है शांति प्रिय सभ्यता। इसको शांति प्रिय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट नाम है इसका विस्तृत सभ्यता। विस्तृत सभ्यता। अगला नाम है इसका और भी नाम, इसके 2 नाम और भी है, इनको भी हम लोग समझते हैं बारी बारी से। नगरीय सभ्यता है इसका, और भी इसको नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसको एक नाम से जानते हैं व्यापार प्रधान सभ्यता। व्यापार प्रधान सभ्यता। तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जानते हैं। बहुत सारे इनके नाम हैं और इनके नाम का भी कोई रीजन था। रीजन कई थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया उसके पीछे भी रीजन है। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया इसके पीछे भी रीजन है। ऐसे ही कांस्य युगीन, आद्य, शांति प्रिय, विस्तृत, नगरीय और व्यापार प्रधान सभ्यता विभिन्न नामों से जानी गई ये वाली हमारी सभ्यता। अब थोड़ा सा इसको हम लोग ये समझते हैं कि इन विभिन्न नामों को किन कारणों से इसको इस नाम से जो है कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो चलिए दोस्तों इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहला टॉपिक समझेंगे इसके नामकरण की, फिर हम समझेंगे इसके खोज की, फिर निर्माता, फिर विस्तार और एट लास्ट टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन, धार्मिक जीवन, और फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनके नामकरण से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वाली हमारी जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए पुकारा गया है क्योंकि इस सभ्यता से संबंधित जितने भी हमारे साक्ष्य मिले हैं, इस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी हमारे साक्ष्य मिले हैं वो कहां मिले हैं? तो वो मिले हमारे सिंधु नदी के आसपास। सिंधु नदी के आसपास इनके साक्ष्य मिलने की वजह से इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को इस सभ्यता से संबंधित जितने भी साक्ष्य मिले कहां मिले हैं? वो सिंधु नदी के आसपास मिले हैं। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। अब बात आती है हड़प्पा सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? तो चलिए दोस्तों इसको भी समझ लेते हैं कि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं। तो आपको मित्रों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारी सभ्यता थी, इस सभ्यता से संबंधित साक्ष्य कहां मिले थे? सिंधु घाटी के आसपास मिले थे। लेकिन इनमें से जिस सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई हुई थी या जिस सभ्यता से हमें साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, वो सबसे पहले हमारी कौन सी सभ्यता थी? वो थी हमारी हड़प्पा सभ्यता।
या हम लोग इजीली रूप में कह सकते हैं इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता से संबंधित जिस सभ्यता की या जिस क्षेत्र की सबसे पहले खुदाई हुई वो कौन सा क्षेत्र था, हमारा हड़प्पा क्षेत्र था। तो हड़प्पा क्षेत्र की सर्वप्रथम खुदाई होने की वजह से इस सभ्यता को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी कि हड़प्पा सभ्यता हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता से संबंधित जिस पुरा स्थल की सबसे पहली खुदाई हुई थी वो था हमारा हड़प्पा। इस वजह से इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। तो मित्रों बात यह है कि उस सभ्यता के जो लोग थे, ये जो हमारी कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको सबसे पहले जिस धातु की जानकारी प्राप्त थी वो कौन सी थी, आपकी कांसा। मित्रों इसको याद रखना आप लोग कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों को सर्वप्रथम जिस धातु की जानकारी प्राप्त थी वो कौन सी थी, हमारी कांसा। इस वजह से इस सभ्यता को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। एक आपको फैक्ट बता दें कि ये जो हमारी धातु कांसा थी, उस समय के लोग इस धातु को कांसा कहते थे, लेकिन अगर रियली रूप में देखा जाए तो ये धातु आपकी कांसा नहीं थी, ये धातु आपकी थी तांबा। तो मित्रों याद रखना इस चीज को, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है क्यों, क्योंकि ये धातु कौन सी थी, तांबा। लेकिन उस समय के लोग तांबा को किस नाम से जानते थे या पहचानते थे, तो वो थी हमारी कांसा। इस वजह से इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले जिस धातु की इन लोगों को जानकारी प्राप्त थी वो कौन सी थी, हमारी कांसा। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये तीन चीजें हमने बता दी है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। अब बात आती है इसको अर्ध ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। अच्छा क्यों कहते हैं इसको अर्ध ऐतिहासिक काल, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो कहते हैं या ये जो हमारी सभ्यता थी, इस सभ्यता से संबंधित जो भी साक्ष्य मिले हैं इन्हीं के आधार पर तो इस सभ्यता की गणना की गई थी या जानकारी प्राप्त हुई थी। तो आपको बता दें मित्रों कि इस सभ्यता, और एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि इतिहास की जानकारी हमें किसके आधार पर मिलती है, तो इतिहास की जानकारी हमें साक्ष्यों के आधार पर मिलती है ना। और साक्ष्य कितने होते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साक्ष्य दो होते हैं, एक होता है हमारा लिखित साक्ष्य और एक होता है हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। लिखित साक्ष्य किसे कहते हैं, जो चीजें हमको लिखित रूप में प्राप्त है उन साक्ष्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, लिखित साक्ष्य। और जो चीजें हमें पुरातत्व, ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया, पुरातात्विक साक्ष्य किसे कहते हैं, जो चीजें जमीन में दब गई हैं अवशेष के रूप में उन्हें खुदाई करके पुनः प्राप्त करना, और इन्हीं उपकरणों या जो भी चीजें हमको जमीन से प्राप्त हुई हैं इन्हीं के आधार पर हम जो है इतिहास की गणना करते हैं कि उस समय के लोग वो चीज खाते रहे होंगे या उस समय के लोग इस चीज का यूज करते रहे होंगे। तो इन्हीं के आधार पर हमको पता चलता है इतिहास की जानकारी। और इतिहास की जानकारी हमको किसके आधार पर प्राप्त होती है, तो वो होती है हमारी साक्ष्यों के आधार पर। साक्ष्य कितने होते हैं, दो होते हैं, लिखित और पुरातात्विक। लेकिन आपको बता दें इस सभ्यता, ये जो हमारी सभ्यता थी, इस सभ्यता में साक्ष्य तो दोनों मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, लेकिन लिखित साक्ष्यों को आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। ध्यान देना इसको कि ये जो हमारे साक्ष्य है लिखित और पुरातात्विक, इस सभ्यता में दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले थे, लेकिन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इस वजह से इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, समझ में आ गया होगा। आद्य मतलब होता है आधा, आधी जानकारी हमको प्राप्त हो रही इस सभ्यता की। और आधी जानकारी किससे प्राप्त हो रही, क्योंकि साक्ष्य तो दोनों मिले हैं लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया। किसके आधार पर इस सिंधु घाटी सभ्यता की गणना की गई है,
तो वो की गई हमारी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। दोस्तों जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसी के आधार पर हम आपको बताएंगे बहुत सारे ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र रहे हैं जहां जहां से बहुत सारी चीजें मिले, जैसे अन्नागार है, काशे की नदकी है, विशाल स्नानागार है और आपकी धान की भूसी, विभिन्न प्रकार के जो है साक्ष्य मिले हैं, वो आपको आगे मैं बताता रहूंगा। तो इस इतिहास की जानकारी हमको आधी मिलती है, इस वजह से इस काल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो मित्रों ये बात समझ में आ गई होगी कि आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता से संबंधित जो भी जानकारी मिली हमको, आधी जानकारी मिली, इस वजह से इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखिए ये जो हमारे साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, इसको अभी तक किसी ने भी पढ़ा नहीं है, लेकिन विभिन्न इतिहासकारों के मतानुसार वो लोग क्या बोलते हैं कि इनकी जो लिपि रही होगी, लिपि, इनकी लिपि है वास्त्रोफेदेन, वास्त्रोफेदेन, हालवर्त और गौमुत्रिका। कहते हैं इनकी जो शैली थी, लिपि थी, लिखने की जो शैली थी वो कैसी थी? तो वो थी आपकी वास्त्रोफेदेन, हालवर्त और गौमुत्रिका शैली में लिखते थे। लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इस वजह से इस इतिहास को या इस सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं और इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको शांति प्रिय सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपको एक चीज बता दें, आपको भी पता होगा कि अगर हम लोग बहुत सारे इतिहासों को उठाकर देख लें तो विभिन्न इतिहासों का आधार क्या रहा है? आपको पता होगा विभिन्न इतिहासों का आधार क्या रहा है? युद्ध। क्या रहा है? युद्ध। एक राजा दूसरे राजा को मारता था, फिर उस क्षेत्र में वो अपना जो है कब्जा कर लेता था और उस क्षेत्र में जो है या तो स्वयं राज करता था या फिर अपने जो भी सेनापति होते थे या जो भी उसके निचले तबके के इंसान होते थे, राजा से जो छोटा पद होता था उनको यहाँ पर नियुक्त कर देते थे दूसरे क्षेत्रों में। तो जो हमारे इतिहास का आधार है वो मुख्य आधार क्या है? हमारा युद्ध। लेकिन कहते हैं इस सभ्यता में युद्ध के कोई भी प्रमाण नहीं मिले, इस सभ्यता में युद्ध के कोई भी प्रमाण नहीं मिले, इस वजह से इस सभ्यता को हम लोग शांति प्रिय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो बात आती है हमारी, अब आती है विस्तृत सभ्यता। इसको विस्तृत सभ्यता क्यों कहते हैं? कहते हैं कि ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही बड़ी सभ्यता थी, बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी, कई क्षेत्रों तक फैला हुआ था। लगभग देखा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर ये सभ्यता हमारी फैली हुई थी। और अगर कहते हैं जैसे ये हमारा, चलिए हम आपको एक नक्शा बनाकर बताते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक, देखिएगा ध्यान से, ये इंडिया है हमारा और इसी इंडिया में ये इंडिया हो गया हमारा। यहां पर हमारा एक क्षेत्र पड़ता है सिंध, सिंध क्षेत्र पड़ता है और सिंध के आगे ही एक क्षेत्र और पड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये हमारा इराक का क्षेत्र है। ये जो हमारी इराक के क्षेत्र में जो सभ्यता थी ये हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता है। और अगर हम आगे बढ़ते इस साइड में देखिए जगह ना होने की वजह से हम नीचे बना रहे, बल्कि यहाँ पर है ये। तो आगे हम लोग बढ़ते तो यहाँ पर एक मिस्र की सभ्यता भी मिल जाती है जिसको हम लोग नील नदी सभ्यता के नाम से जानते हैं। कहते हैं ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, कहते हैं कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को मिला दिया जाए तो उससे भी बड़ी ये सभ्यता थी। ठीक मित्रों, समझ में आ गई होगी बात कि इसे विस्तृत सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र, इस सभ्यता का विस्तार बहुत ही विरल क्षेत्रों तक हुआ था, काफी दूर दूर तक हुआ था और ये कई एकड़ों तक फैला हुआ था, कई वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। और इस सभ्यता, यह सभ्यता विस्तृत क्यों है? क्योंकि और भी इसी के समय और भी सभ्यताएं थी, जैसे अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, नील नदी घाटी की सभ्यता है। कहते हैं इन दोनों सभ्यता को मिला देते हैं, उससे भी बड़ी हमारी कौन सी सभ्यता थी? तो वो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्तृत सभ्यता। तो ये भी बात हो गई। अब बात आती है नगरीय सभ्यता। इसको नगरीय सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं?
तो चलिए दोस्तों इसको और भी देख लेते हैं। इसको नगरीय सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो हमारी सभ्यता थी, ये सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी। अब नगरीय सभ्यता से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, नगरी, नगर, नगर, टाउन। अब नगर में हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं? नगर में हम लोग क्या देखेंगे? नगर कैसे घोषित करते हैं? जैसे ग्राम से नगर बनना हो तो कैसे घोषित करते हैं? वहां के भवनों को देखकर, सड़कें सुव्यवस्थित है कि नहीं, नालियां सुव्यवस्थित है कि नहीं, तो ये सारी चीजें बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से सिंधु घाटी सभ्यता के समय थी। इस वजह से इस सभ्यता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता का रूप लिए हुए थी उस समय। और उस समय देखा जाए तो ये जो नगरीय सभ्यता, भवन, सड़कें, नालियां बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। इस वजह से इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नगरीय सभ्यता। अब बात आती है व्यापार प्रधान, लास्ट। इसको व्यापार प्रधान सभ्यता क्यों कहते हैं? अब हमको पता होना चाहिए व्यापार कैसे होगा। देखिए ये तो हमारी नगरीय सभ्यता, अगर नगर है तो श्योर है कि व्यापार होना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी ये सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता होने की वजह से नगरीय और कृषि की भी इनको जानकारी थी और विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाते थे। इस वजह से नगरीय और कृषि प्रधान होने की वजह से व्यापार भी होते रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि कृषि है तो सारा अनाज तो खा नहीं पाते होंगे, तो जो बचता होगा, जितना खाने के लिए होता उतना ले लेते होंगे, बाकी जो है व्यापार के लिए लोग प्रयोग करते थे। तो नगरीय और कृषि की प्रधानता होने की वजह से इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? व्यापार प्रधान सभ्यता। तो ये तो हो गई हमारी इस सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की बात। चलिए इसको से एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और थोड़ा से फिर से समझ लेते हैं बहुत ही जल्दी में। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता से संबंधित जितने भी साक्ष्य मिले थे, कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी के आसपास मिले थे। इस वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। दूसरी बात आती है हड़प्पा सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इस सभ्यता से संबंधित जो पुरा स्थल, सबसे पहले जिस पुरा स्थल की खुदाई हुई थी वो कौन सी थी? हमारी हड़प्पा। इस वजह से इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसे कांस्य की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता के लोगों को सबसे पहले जिस धातु की जानकारी प्राप्त थी वो कौन सी थी? हमारी कांसा थी। लेकिन रियली में वो कांसा ना होकर क्या थी? वो थी हमारी तांबा थी। इस वजह से इसको हम लोग कांस्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। बात आती है आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता से संबंधित हमको आधी जानकारी मिलती है। आदि का मतलब हमको लिखित साक्ष्यों की जानकारी नहीं मिल रही है और हमको किसके आधार पर इस सभ्यता की गणना कर रहे हैं? तो वो है हमारी पुरातात्विक। इस वजह से इस सभ्यता की आधी जानकारी होने की वजह से इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। बात आती है शांतिप्रिय सभ्यता। इसको शांतिप्रिय सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इस सभ्यता से संबंधित कोई भी युद्ध के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए इसको हम लोग शांतिप्रिय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। बात आती है विस्तृत सभ्यता। इसको हम लोग विस्तृत सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये सभ्यता हमारी बहुत ही बड़ी सभ्यता थी और विस्तृत सभ्यता थी। हमने आपको बताया मैप के माध्यम से कि अगर मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को मिला दिया जाए तो उससे भी बड़ी ये वाली हमारी सभ्यता थी। बात आती है इसको नगरीय सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो हमारी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। नगर का मतलब अगर नगर है तो बाकायदे सुव्यवस्थित भवन थे, नालियां थी, सड़कें थी। इस वजह से इसको हम लोग नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है इसको व्यापार प्रधान सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि नगरीय सभ्यता होने की वजह से और कृषि की प्रधानता होने की वजह से इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग व्यापार प्रधान के नाम से जानते हैं। तो हमने बात कर ली नामकरण की कि सिंधु घाटी का नामकरण कैसे हुआ। अब बात आती है थोड़ा सा खोज की। इसको और समझ लेते हैं, फिर ये वाले वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि ये जो वाला हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है काफी बड़ा है और लगभग इसमें 2 या 3 वीडियो में ही इसको हम समाप्त कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसको हम लोग समझते हैं। आपको बता दें कि इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो विभिन्न इतिहासकारों में मत है और विभिन्न इतिहासकार जो है कहते हैं कि किसने खोजा, तो 1826 की घटना है।
1826 की घटना है और 1826 में ब्रिटिश काल के एक व्यक्ति थे, ब्रिटिश काल के एक व्यक्ति थे, इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया था। ध्यान देना मित्रों, इसकी खोज कैसे हुई थी? तो 1826 ईस्वी में ब्रिटिश काल के एक व्यक्ति जिसने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया था और इस दौरे में इनको इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि शायद इस पाकिस्तान के क्षेत्र में कोई सभ्यता है, कोई सभ्यता है, लेकिन इस पर इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी इन्होंने अपनी एक पत्रिका थी, इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी और इनकी पत्रिका का नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। देखिए इसी का मतलब है, जर्नी में यात्रा करना, नैरेटिव में वृतांत मतलब बातों को बताना, मतलब कि यात्रा का वृतांत। ये जो यात्रा इन्होंने की थी 1826 ईस्वी में, जो ब्रिटिश काल के व्यक्ति थे, उन्होंने जो है अपनी पत्रिका में नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान क्षेत्र में ऐसी कोई सभ्यता है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। और ये जो हमारे व्यक्ति थे, इन व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैनसन। तो मित्रों याद रखना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। देखिए इसको प्रयास नहीं कह सकते, ये तो एक प्रकार से दौरा किए थे, बाकी इन्होंने इस चीज की जानकारी, इनको ये चीज पता चल गया था कि शायद इस क्षेत्र में ये सभ्यता रही होगी। तो चार्ल्स मैनसन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 ईस्वी में पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया था और ये कहां से संबंधित, ब्रिटिश काल से संबंधित व्यक्ति थे और इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया। वहां पर इनको ये लगा कि यहाँ पर कोई सभ्यता नहीं होगी, लेकिन इन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी एक पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इस बात का जिक्र किया कि हाँ यहाँ पर कोई एक सभ्यता रही होगी। अब बात आती है दूसरी बात, ये तो थी हमारी 1826 की। आगे बात करते हैं इसकी खोज को लेकर। तो 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में पाकिस्तान क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने के लिए दो इंजीनियरों को, दो भारतीय इंजीनियर थे, नहीं भारतीय नहीं थे, दो ब्रिटिश इंजीनियर थे, भारतीय नहीं थे। तो 1856 ईस्वी में पाकिस्तान क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का जो है ये सोचा गया था। इसके लिए दो इंजीनियरों को नियुक्त किया गया कि भैया आपके माध्यम से इस रेलवे लाइन को बिछाना है। और ये रेलवे लाइन कहाँ बिछानी थी? तो पाकिस्तान क्षेत्र के जो लाहौर था हमारा, लाहौर, ये जो हमारी रेलवे लाइन बिछनी थी, ये बिछनी थी लाहौर से कराची के बीच। लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन को बिछाने के लिए इन दोनों भाइयों को नियुक्त किया गया था। और इस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए कुछ पत्थरों की जरूरत पड़ी और इन्हीं पत्थरों को प्राप्त करने के लिए कुछ ही दूरी पर बहुत सारे जो है पत्थर थे और इन पत्थरों को यहां से लाना था। यहाँ पर ये जो हमारा क्षेत्र था, जब ये पत्थर को यहां से यहां लाने का जो है प्रोग्राम शुरू करते हैं तो क्या होता है कि इन पत्थरों को जैसे जैसे उठाते हैं तो यहाँ के जो वर्कर काम करने वाले होते हैं उनको लगा कि यहाँ इसके नीचे कोई बिल्डिंग रही होगी, कोई घर रहा होगा, लेकिन इन्होंने इस पर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनको पता ही नहीं था, क्योंकि इनको ये पता था कि यहाँ कोई घर और कोई बिल्डिंग दबी हुई है। इसी को लेकर इन दोनों भाइयों ने क्या किया था, रेलवे लाइन बिछाने का कार्यक्रम किया था। और ये दो इंजीनियर कौन थे? इंजीनियर का नाम है हमारे बर्टन बंधु। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जो है बर्टन बंधु के माध्यम से 1856 में रेलवे लाइन बिछाने का कार्यक्रम शुरू किया गया था और ये रेलवे लाइन लाहौर से कराची के बीच आपको इसे बिछानी थी और इसके लिए पत्थरों की जरूरत पड़ी। और पत्थर को उठाने के लिए जैसे जैसे यहाँ से पत्थर कम होते गए वैसे वैसे यहाँ पर नीचे दबी हुई चीजें उभर कर सामने आती गई। और इन दोनों, ये जो हमारे बर्टन बंधु, ये दोनों भाई थे। भाई का मतलब आपको बता दें, एक का नाम था चार्ल्स बर्टन, नहीं चार्ल्स नहीं, एक का नाम था जेम्स बर्टन
और एक का नाम था विलियम बर्टन। विलियम बर्टन। इस वजह से ये दोनों बर्टन होने की वजह से इनको किस नाम से जाना गया? बर्टन बंधु के नाम से जाना गया। तो पहला बार प्रयास जो किसने किया था? 1826 ईस्वी में। किसके द्वारा? चार्ल्स मैनसन के द्वारा किया गया था। दूसरी बार इसकी खोज के लिए कौन सामने आया? तो बर्टन बंधु आए, लेकिन इन्होंने भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो ये दो लोग हो चुके। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1853 और 56 के बीच, 1853 और 56 के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम ने कई बार पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया। 1853 और 56 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पाकिस्तान क्षेत्र का कई बार दौरा किया और इन्हें भी लगा कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, लेकिन इस पर भी इन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से खोज इनकी अधूरी रह गई। तो तीनों प्रयास आपके असफल रहे और तीनों ही खोज आपकी अधूरी रही। अब बात आती है 1921 की। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के एक अध्यक्ष चुने गए। ये थे हमारे अध्यक्ष, कौन थे? भारतीय थे। ये अध्यक्ष हमारे थे, भारतीय अध्यक्ष थे। और इनको जो है 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया गया।